Hello everyone, this is CS Samiksha Sethia. I hope you all are safe and are healthy, doing good. और जो भी स्टूडेंट्स नवंबर 20 में एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनके अभी तक के एग्जाम्स अच्छे हुए हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो। आप लोग जो नवंबर 20 में एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं अभी इस वीडियो को ना देखें, एग्ज़ाम ओवर होने के बाद, बाकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप ये वीडियो आके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगी आपके सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस नवंबर 20 के पेपर का। तो अगर आपको कंपेयर करने अपने आंसर्स को या फिर अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आप एग्जाम खत्म होने के बाद ये वीडियो को देख सकते हैं। तो मैम ये वीडियो है किन बच्चों के लिए? अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ मेनली फॉर जनवरी 21 स्टूडेंट्स एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो मई 21 या नवंबर 21 में एग्जाम देंगे, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न विच इंस्टीट्यूट इज सेटिंग दीज डेज। आजकल इंस्टीट्यूट का फोकस अगर आप देखोगे ये एनालिसिस में, हर एक चैप्टर पे इंस्टीट्यूट फोकस कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी कंपनी ऑडिट वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आजकल इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है वो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछें, और एमसीक्यूज आने पे तो ये वाला चीज़ मतलब एकदम इंस्टीट्यूट हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ सकता है आपके एमसीक्यू में। और इस बार तो ये देखा गया कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी There's not a single chapter which has been left untouched. हर एक चैप्टर से आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस मैंने क्वेश्चन वाइज किया है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था, कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है। दिस चैप्टर नंबरिंग, चैप्टर sequence is according to the institute study material sequence as well as my study material। मैंने भी सेम सीक्वेंस रखा है चैप्टर्स का, तो आप इसको इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल से रेफर कर सकते हैं। मार्क्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। एंड आफ्टर दिस तो ये वाला अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आया कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है, कौन सी टॉपिक में मिलेगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाली चीज़ हेल्पफुल है। और बाद में आप आके नीचे देखो, यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज मैंने दे दिया है कौन से चैप्टर से। ओके, दिस इज ओनली द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं जो कि पब्लिकली रिलीज नहीं होते हैं, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। 86 मार्क्स के आपके जो आते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उसी को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज पार्ट 2 ऑफ योर पेपर, राइट। चैप्टर वाइज डिस्कस यहाँ पे एनालिसिस है कि कौन से चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज जो कि आपके स्टडी मटेरियल का लास्ट चैप्टर है, उससे देखो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। और जैसा कि अगर आपने मेरी रैपिड रिवीजन क्लास अटेंड की थी तो मैंने आपको बताया था कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ के अंदर भी जो इंस्टीट्यूट है अभी नए टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, लोकल बॉडीज़ की ऑडिट हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ऑडिट हो गई, सिनेमा, होटल वगैरह तो ट्रेडिशनली ओल्ड सिलेबस में भी था, तो उसके ऊपर फोकस नहीं है। मेन फोकस गवर्नमेंट ऑडिट पे है, कोऑपरेटिव्स की ऑडिट पे है। तो वैसा ही इस पेपर में दिखा कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑडिट से क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑडिट पे क्वेश्चन पूछे। वैसे ही आप देख सकते हो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल पे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। बेसिकली मैंने जो ओवरव्यू देखा इस पेपर का, अराउंड 45 to 50 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पार्ट, दैट इज मॉड्यूल 1 आपका जो इंस्टीट्यूट का है, इनिशियल जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं उससे 45 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। रिमेनिंग आपके जो कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ एफएस आइटम्स वगैरह चैप्टर्स से थे, बट कोई भी चैप्टर अनटच नहीं। इवन देखो आप ऑडिट सैम्पलिंग जो चैप्टर है, ऐसे 530 ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उनसे भी 3-3 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं कि आप अनइम्पॉर्टेंट मान सको यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से डिटेल्ड ये क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है। ये वाला जो पीडीएफ फाइल है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें मिल जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड इट फॉर योर रेफरेंस लेटर। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में एज एन एक ओवरव्यू में डिस्कस करूंगी सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, दिस इज सीए इंटर ऑडिटिंग एश्योरेंस न्यू सिलेबस नवंबर 20 पेपर, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया कि ये जो आंसर्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सजेस्टिव है। ICAI का इंटरप्रिटेशन हो सकता है कहीं डिफर करे, जहां तक है नहीं डिफर करेगा, बट हो सकता है कहीं पे उनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग हो जो हमें सजेस्टेड आंसर से पता चल जाएगा, बट मोर और लेस यू कैन रिलाई अपॉन दिस, राइट। सो डिस्कस करते हैं पहले करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस। First one is, even if law or regulation prescribes sufficient detail of the terms of the audit engagement, the auditor should record them in a written agreement.
सो आप देख सकते हो मैंने पहले से अपना होमवर्क करके रखा है ताकि ये वीडियो शॉर्ट हो सके और शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके. सो आई हैव डन माई होमवर्क एंटायरली, मैंने सारा आंसर्स लिख के रखा है पहले से. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. रेफरेंस आप क्या देखो आपको यहाँ पे रीजन देनी बहुत इंपॉर्टेंट है. रेफरेंस होगा ऐसे 210 का, agreeing the terms of audit engagement. ठीक है, ऐसे 210 says that if law or regulation is defining the terms of the engagement, auditor need not record them in the written agreement. उसको सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है? Only the fact that such law or regulation is applicable and that the management has understood their responsibility and they acknowledge their responsibility. Auditor only needs to record this in the written agreement. So you just cannot write incorrect है and there's no need to record. आपको ये भी लिखना होगा कि उनको वो fact record करनी पड़ेगी और ये record करना पड़ेगा that management understands their responsibility. Second question, it is not necessary for the auditor to periodically review the audit program. ये तो एकदम ही incorrect statement है. Auditor definitely needs to periodically review the audit program. Because if they do not review the audit program, they may not understand the changes in the company का policy or any changes in internal controls etc. अगर वो review ना करें audit program को, और अगर वो audit program को review नहीं करेंगे and they rely on the old audit program, the audit might be conducted based upon an obsolete program and it might be redundant. ठीक है, audit पूरी उनकी audit की reliability जो है reduce हो सकती है if audit program is not reviewed periodically. It needs to be up to date and all the changes in the entity ka policy should be incorporated in the audit program, right? Next question देखो, dividends are recognized in the statement of profit and loss only when the amount of dividend can be measured reliably. This is also incorrect. अच्छा, ये question आपके कौन से chapter से है? Audit of items of financial statements है. ठीक है, dividend हम कब recognize करते हैं? 3 conditions हैं. 3 कंडीशन में पहली कंडीशन व्हेन द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड, सेकंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, एंड थर्ड इज व्हेन इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, इट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली. सो ये एक इकलौती कंडीशन नहीं है, इट इज वन ऑफ द 3 कंडीशन. सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी LLP इज रिक्वायर्ड टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन फॉर्म 8 which shall be filed within a period of 60 days from the end of 3 months of the financial year to which the statement of account and solvency relates. Statement incorrect है. कैसे incorrect है? फॉर्म 8 तो सही है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म नंबर 80 होता है, बट फाइलिंग का जो टाइम पीरियड है इट इज विदिन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द स्टेटमेंट रिलेट्स. तो ये 60 days की जगह 30 days होगा, 3 months की जगह 6 months होगा. तो देख रहे हैं इंस्टीट्यूट किस तरह से एकदम माइन्यूट चेंजेस करके आपको फंसाने की कोशिश करिए. तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन एज NPA शुड बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड असेट क्लासिफिकेशन वुड बी फैसिलिटी वाइज एंड नॉट बोरोवर वाइज. यहाँ पे रिवर्स लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द असेट्स शुड बी बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज. एक बोरोवर की जितनी भी फैसिलिटीज हैं इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट्स उनको भी NPA क्लासिफाई कर दिया गया अगर उनका एक अकाउंट भी NPA होता है, राइट. नेक्स्ट देखो, द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड दैन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू. ऐसे 300 के हिसाब से भी ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड. Audit strategy sets the scope, timing, direction of the audit and or it guides the development of the audit program. Audit plan. Audit plan के अंदर हम लोग nature, timing and extent of audit procedures decide करते हैं and it is more detailed than the audit strategy. Next question देखो, risks of material misstatements may be greater for significant judgmental matters that require the development of accounting estimates. This statement is also true. ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस जहाँ पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, जजमेंट्स इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स इन्वॉल्व है और अजम्पशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे RMM का लेवल हाई होता है. सो स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना होगा. से फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू का एस्टिमेशन, तो वहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है, तो देयर RMM इज हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द आइटम्स ऑफ एड्रेसिंग असर्शंस एसोसिएटेड विद अकाउंट बैलेंस एंड देयर एलिमेंट्स ओनली.
कौन सा स्टैंडर्ड का रेफरेंस होगा? SA 505 का. सो एज पर SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस can be used for confirming account balances and their elements. Along with that, they can also be used for confirming the terms of agreements or for confirming the conditions of contracts etc. कि कोई particular agreement में कोई term and condition mentioned है. Now is it actually there or not, वो हम थर्ड पार्टी के साथ कंफर्म कर सकते हैं. सो इट इज नॉट जस्ट फॉर अकाउंट बैलेंसेस कि हम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल या इन्वेंट्री के लिए ही सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करेंगे. इन्वेंट्री से हेल्ड विद थर्ड पार्टीज के लिए, बट वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर कंफर्मिंग द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा. राइट, एब्सेंस ऑफ सर्टन कंडीशंस के लिए भी वी कैन यूज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन. सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इजी क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, मतलब जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए इजी रहे होंगे. अच्छा, अभी ये वाला भी जो पूरा का पूरा फाइल है ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में एग्जाम देंगे उनको तो ये डेफिनेटली डाउनलोड करके अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में सारे आंसर्स आपको लिख दिए हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो यहाँ किया है वो है मैंने क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है. ऑडिट के अंदर ये बहुत बड़ी एक दिक्कत हो जाती है कि स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि इंस्टीट्यूट पूछ क्या रहा है. तो समझना कैसे है वो मैं आपको सिखा रही हूं अभी, ठीक है. तो इस वीडियो में एक और एड ऑन है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट क्वेश्चंस. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स which the auditor should take into account which serves as safeguards to eliminate the threats to independence. Now a student who is not able to interpret the question properly may think that यहाँ पे आपको threats to independence के बारे में लिखना है, ठीक है. सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट. क्वेश्चन उसके बारे में नहीं है. क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द सेफगार्ड्स टू द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. तो ये क्या क्या है? सबसे पहले तो ऑडिटर शुड इंश्योर दैट एट ऑल टाइम्स द ऑडिटर अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट. They should ensure that they are abiding by the principles of integrity, objectivity and are maintaining professional skepticism throughout the audit. उसके बाद में the auditor should consider the threats to independence whenever accepting any audit engagement. If the threats to independence exist, तो auditor को क्या करना चाहिए? Safeguard implement करना चाहिए. They should put the safeguard in place in order to eliminate the threats to independence. Lastly, अगर threats to independence को आप eliminate नहीं कर पा रहे हो to a reasonable level, in that case the auditor should not accept that engagement. Clear? Okay. Next question देखो, with reference to SA 320 materiality in planning and performing an audit, indicate the factors which may affect the identification of an appropriate benchmark while determining materiality for the financial statements as a whole. तो ये यहाँ क्या पूछा है? मटीरियलिटी, यू नो कि इट इज फिक्स्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ चोजन बेंचमार्क. तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कौन सा बेंचमार्क हम चूज करेंगे? द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द नेचर ऑफ द एंटिटी, कहाँ पे वो अपनी लाइफ साइकिल में है, इंडस्ट्री कौन सी है, लाइफ साइकिल का मतलब मेच्योरिटी स्टेज में है कि ग्रोथ फेज में, राइट. यूजर का अटेंशन कौन से आइटम्स पे फिक्स्ड है? सो आइटम्स विच आर considered more important by the users of the financial statements. Say for example, profit before tax हो गया, profit after tax हो गया, sales revenue हो गया. So items where the user's attention is driven, right? Next one is the ownership structure of the entity. Debt है कि equity है, right? Debt equity का mixture, debt ज़्यादा है कि equity ज़्यादा है. Then volatility of the benchmark. जो benchmark हम choose कर रहे हैं बहुत ज़्यादा volatile, मतलब fluctuating नहीं होना चाहिए. Right? Okay. Next question. It is imperative for the auditor to project misstatements for the population while performing audit procedures through sampling comment. So this is related to SA 530 audit sampling, projecting misstatements. So when we are using the audit sampling techniques, ठीक है, हमें एक सैम्पल मिसस्टेटमेंट या फिर सैम्पल डेविएशन रेट मिलता है विच नीड्स टू बी प्रोजेक्टेड टू द एंटायर पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू understand or obtain a broad idea regarding the idea of the scale of misstatements or the level of deviation, right? तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स जब करते हैं हम, टेस्ट ऑफ डिटेल्स जब परफॉर्म होती है ऑडिट सैम्पलिंग के थ्रू, इन दैट केस द मिसस्टेटमेंट्स नीड टू बी प्रोजेक्टेड टू द एंटायर पॉपुलेशन. द मिसस्टेटमेंट्स
in the sample should be projected to the entire population. But if test of controls is being conducted using sampling, तो वहां पे डेविएशन रेट आती है, तो डेविएशन रेट को हम सैंपल पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं. सैंपल डेविएशन रेट इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेविएशन रेट. नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन इज रिक्वायर्ड देयरइन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विथ रिस्पेक्ट टू SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, explain the following factors to be considered by the auditor for substantive audit procedures. Now understand one thing, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आप माइंडसेट देखो, वो ये नहीं कह रहे, वो आपको ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं दे रहे कि आप फैक्टर्स बता दो which should be considered, whether analytical procedure should be used as SAPs or not, substantive audit procedure or not. वो आपको स्पेसिफिकली बोल रहे हैं अकाउंट टाइप समझाओ, प्रेडिक्टेबिलिटी समझाओ और नेचर ऑफ असर्शन समझाओ. सो स्टूडेंट जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजीली इसको लिख पाएगा. यहाँ पे ट्रिक यही थी कि आपको एग्जाम्पल्स देने हैं. ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है. सो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सुटेबल फॉर सर्टेन अकाउंट टाइप्स एंड नॉट सुटेबल फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट आइटम्स के लिए analytical procedures are less suitable because that is a result of a net result of a lot of transactions. ठीक है, accumulated नहीं होता है वो. बट इनकम स्टेटमेंट का जो फिगर्स है वो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, तो लास्ट ईयर का कैन बी कंपेयर्ड टू दिस ईयर. ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस किया जा सकता है. बट बैलेंस शीट के जो अमाउंट्स हैं, ठीक है, जो अकाउंट टाइप्स हैं, दे आर अ रिजल्ट ऑफ नेटिंग ऑफ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रेड डेटर्स से हमने ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, सैंड्री डेटर्स में ट्रांजैक्शन हुई, ट्रेड रिसीवेबल्स में पेमेंट आ गया, सेल्स हुई, पेमेंट आ गया. ईयर एंड में पता चला बैलेंस बहुत कम है. लास्ट टाइम सेल्स हुआ, पेमेंट आया, सेल्स हुआ, पेमेंट आया, बट पेमेंट बहुत कम आया था, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस हाई था. ठीक है, सो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड लाइक दैट, बट सेल्स, रेवेन्यू, परचेज, एक्सपेंसेस कैन बी कंपेयर्ड. सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सुटेबल फॉर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस. आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है. प्रेडिक्टेबिलिटी, these procedures are more suitable for areas which are more predictable over time, which tend to be predictable over time. Say for example, relationship between sales and gross profit, relationship between sales and net profit. See, these are predictable over time, but I cannot apply analytical procedures to items which are not predictable only. One time कुछ हो रहा है, ठीक है, one time कोई बहुत high maintenance expenditure incur हुआ, वहाँ पे analytical procedure cannot be applied. Nature of assertion, it is not suitable for all types of assertion. It is more suitable in case of these procedures are more suitable when the auditor needs to assess the completeness of items. ठीक है, या फिर आपको वैल्यूएशन चेक करनी है, वेरीफाई करना है, वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा सूटेबल है. अगर आपको कोई असेट के ऊपर राइट चेक करना है कंपनी का, या ऑब्लिगेशन चेक करना है किसी लायबिलिटी का, दैट केस वी कैन नॉट अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर. एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग क्या ही एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The auditor shall obtain an understanding of major activities that the entity uses to monitor internal control over financial reporting. Discuss monitoring of control as a component of internal control. तो बहुत ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल के बारे में लिखना है. अब क्या क्या लिखेंगे मैम, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, यू हैव टू राइट द मीनिंग, इंपॉर्टेंस, हाउ मॉनिटरिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट, बाय द एंटिटी, एंड अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो वहां पे ऑडिटर को क्या चेक करना है. ठीक है, तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल होता क्या है? It is basically assessing the operating effectiveness of the internal control system as a whole, of all the components of internal control. Why is it important? So that we can fix any if it is not operating effectively, if the internal controls are not operating effectively, issues can be identified and remedial actions can be taken. How it is done by the management? Either by separate evaluation, specifically control activities को हम लोग मॉनिटर करेंगे, या फिर ongoing consideration, जैसे जैसे कंट्रोल्स अप्लाई हो रहे हैं वो ongoing मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में उसकी इवैल्यूएशन हो रही है, राइट. और कोई भी अगर आपको डिस्क्रिपेंसी मिलती है या कोई भी लेक्यूना मिलता है, इट कैन बी fixed, remedial actions can be taken. If internal audit function is there to monitor the controls, in that case auditor also needs to understand internal auditor की क्या responsibility है with regard to the monitoring of controls and how are they performing their responsibility. Clear? Okay, next question देखो. While it is true that companies can benefit immensely from the use of data analysis in terms of increased profitability, better customer service, etc.,
Analyze various functions that can be performed even by auditor using data analytics tools and techniques in the audit process to obtain good results. ठीक है, तो डेटा एनालिसिस क्या होती है? बेसिकली इट इज एनालिसिस ऑफ रॉ डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड बाय पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स. ठीक है, तो अब डेटा एनालिसिस ऑडिट में किस तरह यूज होगी? सबसे पहले वाइल सिलेक्टिंग सैम्पल्स, सो व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्ट करने में इट इज यूजफुल. व्हेन एनालाइजिंग द जर्नल एंट्रीज टू इवैल्यूएट वेदर द पॉपुलेशन इज कंप्लीट, डेटा इज कंप्लीट और नॉट. Re-performance of certain calculations, we can use tools like spreadsheets etc. ठीक है, उसके बाद में अगर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना है तो उस केस में भी डेटा एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. टू असेस द effectiveness of controls, to assess the effectiveness of internal controls also we can apply techniques of data analytics. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल मेकिंग कंट्रोल रिस्क असेसमेंट. अब ये क्वेश्चन बहुत अंदर घुस के ऐसे 315 के एकदम अंदर से लिया गया है. कंट्रोल रिस्क आपको पता है क्या होती है? ऑडिट रिस्क के दो पार्ट, राइट, आरएमएम एंड डिटेक्शन रिस्क. आरएमएम के दो पार्ट, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क. तो कंट्रोल रिस्क असेसमेंट जब होगी, कंट्रोल रिस्क असेसमेंट जब होगी तो क्या फैक्टर्स ऑडिटर को कंसिडर करने हैं? सबसे पहले ऑडिटर नीड्स टू इवैल्यूएट the influence of the control environment, like control environment कितना ज़्यादा strong है, how much management is focusing that control should operate effectively, control should be designed properly. ठीक है, अगर वो चीज़ अच्छी है, if the influence of control environment is high and positive, in that case there is less chance कि control risk थोड़ा कम होगा, मतलब control risk की कम होने की chance है. Then the auditor needs to evaluate the controls actually. The IT related processes, the automated manual controls need to be evaluated. तभी तो आपको रिस्क पता चलेगी कि कंट्रोल था बट फेल हो गया. उसके बाद में ऑडिटर को अपना टेस्टिंग अप्रोच देखना है. क्या वो सब्सटैंटिव टेस्टिंग ज्यादा करेंगे या दे वांट टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स. ठीक है, सो टेस्टिंग अप्रोच ऑफ द ऑडिटर. एंड लास्टली उनको ये भी देखना है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स. आर दे एक्सपेक्टिंग दैट कंट्रोल्स will operate effectively in this entity or are operating effectively in this entity, or they are expecting कि नहीं यहाँ पे तो कंट्रोल्स वीक ही हैं. अगर उनकी एक्सपेक्टेशन ही ऐसी है तो कंट्रोल रिस्क असेसमेंट विल बी हाई. क्लियर? Next question, analyze how risks in the IT system, if not mitigated, could have an impact on audit. अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था कुछ स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्होंने ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा. रिस्क्स इन आईटी सिस्टम देखते ही सारी रिस्क लिखनी स्टार्ट कर दी. इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस, एक्सेसिव एक्सेस. क्वेश्चन में पूछा है अगर रिस्क मिटिगेट नहीं हुई इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑडिट पे? तो 3 इम्पैक्ट होता है. एक तो इम्पैक्ट ऑन substantive audit procedures, impact on controls and impact on reporting. ठीक है, SAPs पे क्या impact होगा? If IT risks are high and not mitigated, in that case we will not be able to rely upon the data जो कि information system से मिला है. अगर data पे rely भी करते हैं, we have to conduct thorough testing, thorough checking of that data. So more work is required, additional work, and more audit evidence needs to be obtained. If risks are high, in that case we cannot rely on the automated controls that are present. Again, more checking, more work, more audit evidence required. रिपोर्टिंग पे क्या इफेक्ट होगा? अगर कंपनी पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है तो यू मे हैव टू मॉडिफाई योर ऑडिट ओपिनियन ऑल्सो. तो रिपोर्टिंग पे भी इम्पैक्ट होगा. तो इम्पैक्ट ऑन ऑडिट पूछा, ना कि रिस्क ऑफ द आईटी सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 4A. ABC Limited appointed XYZ and Company Chartered Accountants as a statutory auditor of the company for the year 1920. CAX, partner of XYZ and Company, was looking after the audit of other income of the company, which consists of interest income on fixed deposits. As a statutory auditor, how would CAX verify interest income on fixed deposit? Very simple question. Interest income की कैसे हम लोग verification करेंगे? We will obtain the list of FDs from the management. क्लोजिंग बैलेंस मतलब हम लोग देखेंगे कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था ड्यूरिंग द ईयर. वील अप्लाई द इंटरेस्ट रेट, द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, कितना ड्यूरेशन तक द फिक्स्ड डिपॉजिट वो आउटस्टैंडिंग, उस ड्यूरेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट. सो वील रिकम्प्यूट द इंटरेस्ट एंड चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. We will obtain direct confirmations about the fixed deposits which are outstanding at the year end from the banks. ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर लेंगे बैंक से.
कि कितना इंटरेस्ट उन्होंने क्रेडिट किया ड्यूरिंग द ईयर. Also, we can obtain copies of Form 26AS in order to check the tax that has been deducted और उसमें amount भी interest का reflected होगा. So whether properly it has been accounted for in the books of accounts or not, right? So these are the verification procedures. इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में और कुछ आता है तो you can also write that. While conducting the audit of Amrit Limited, the auditor A of ABC and Associates Chartered Accountants observes that there are large number of trade receivables standing in the books of accounts as on 31st March. The auditor wanted to send confirmation request to a few large trade receivables, but the management refused the auditor to send confirmation request. How would the auditor proceed? तो आप external confirmation भेजना चाहते हैं, management refuse कर रहे हैं, ऐसे 505. In that case, what will be the auditor's steps? First of all, the auditor will inquire management as to the reason of such refusal. Then the auditor will evaluate the implication of such refusal on the audit. क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजने से आपके ऑडिट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा? कैन यू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स? सो वी विल परफॉर्म द ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. इफ द मैनेजमेंट का रीजन इज unjustified or it is unreasonable for the management to refuse us from sending the confirmations and we are not able to obtain audit evidence from alternative audit procedure, तो हम लोग मैनेजमेंट के साथ TCWG को ये चीज कम्युनिकेट करेंगे एज पर SA 260, राइट? और अगर TCWG के साथ कम्युनिकेट भी कर दिया और इसका इम्पैक्ट आपके हिसाब से इट इज मटीरियल एंड परवेसिव ऑन योर ऑडिट, देन वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई ओपिनियन एज पर SA 705. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द ऑडिटर्स रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज 10 ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2016 इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड्स noticed or reported during the year. Explain what auditors may consider for reporting under this clause. So this is also again a little tricky question, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स फंस सकते हैं. ये क्वेश्चन में आपको कारो का क्लॉज 10 नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि कारो का क्लॉज 10 में जब रिपोर्टिंग होगी तो क्या कंसिडर होगा. कारो का क्लॉज 10 भी आप मेंशन करेंगे कि जो फ्रॉड्स हैव बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, वो ऑडिटर को रिपोर्ट करने हैं. क्या क्या रिपोर्ट करना है? नेचर ऑफ द फ्रॉड एंड द अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, राइट? द अमाउंट इन्वॉल्व हैज टू बी रिपोर्टेड. बट अलॉन्ग विद दैट क्या ऑडिटर को कंसिडर करना होगा फॉर रिपोर्टिंग? Auditor needs to hold discussion, the engagement partner needs to hold discussion with the team members, the key team members, about the susceptibility of the financial statements to frauds. आपको क्या लगता है क्लाइंट के यहाँ पे कितना फ्रॉड होने का प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से हाई रिस्क एरियाज हैं, उसका डिस्कशन विद इन द टीम. देन इंक्वायर द मैनेजमेंट that if they have noticed any frauds they have reported to the manager to the auditor. Inquire the officers, employees of the company. Then examine the internal auditor का report. Internal auditor ने क्या कोई fraud को report किया अपने audit report में, तो उनकी report को examine करेंगे. Then we will obtain written representations from the management. Written representations that if any frauds have been noticed or reported during the year, they have communicated it to the auditor. They have designed effective internal controls in order to detect and prevent frauds. तो इसके लिए हम लोग written representation लेंगे management से. So these are the reporting aspects, like the audit procedures performed to report under CARO 2016 का para 3 clause 10. ये मैम हमें कहाँ मिलेगा? ये आपके फ्रॉड एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर के अंदर है. कारो में ये चीज डिस्कस नहीं हुई है, आपके फ्रॉड पे जो स्पेसिफिक चैप्टर है उसके अंदर यू विल गेट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर्स जनरली रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बाय द ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग गुड्स सेंट ऑन सेल एंड रिटर्न बेसिस. सेल और रिटर्न बेसिस, तो ये आपके डायरेक्ट स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा. सेल और रिटर्न बेसिस पे जब गुड्स सेल होते हैं तो we need to verify, we need to check whether a separate memoranda or a record has been maintained for all those goods which have been sent for sale or return basis पे sale के लिए. Then revenue is recognized and the account of the party is debited and sales is credited only when the sale has actually been made. ठीक है. अगर अप्रूवल पीरियड एक्सपायर हो गया, ठीक है, अप्रूवल का एक पीरियड होता है, इतने टाइम तक आप अप्रूव करिए नहीं तो रिटर्न करिए. तो अगर अप्रूव हो गया, इसको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भी कहते हैं, ठीक है. तो अगर अप्रूवल का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, इन दैट केस द ऑडिटर नीड्स टू चेक कि ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस है वेयर द अप्रूवल पीरियड एक्सपायर्ड एंड वेदर गुड्स वर एक्चुअली रिसीव्ड फिजिकली और नॉट. दे नीड टू चेक इट विद द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, राइट. और ईयर एंड में अगर
किसी भी ऐसा गुड्स के लिए विच वॉज सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल, अगर उसका अप्रूवल पीरियड अभी भी अनएक्सपायर्ड है तो ऑडिटर नीड्स टू एंश्योर वेदर इट हैज बीन इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री और नॉट। तो सैम्पलिंग बेसिस पे इसको भी चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज एन ऑडिटर ऑफ PQR लिमिटेड यू केम अक्रॉस अ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड विच ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन योर एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट, एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो अगर auditor is unable to continue the engagement because of suspected frauds or frauds identified, in that case auditor needs to determine the legal and professional responsibility whether the auditor is required to communicate to report to the appointing authority or not. Secondly, the auditor shall consider is it required to withdraw from the engagement. If the auditor decides to withdraw, third point, if the auditor determines that withdrawal is necessary, in that case again they have to discuss it with the TCWG and they have to determine कि withdrawal के time पे is there any legal professional responsibility to report to the appointing authority or any other statutory authority or not. Next question देखो, Clue Limited is a public unlisted company having paid up share capital of rupees 9 crores and public borrowings from the financial institutions of rupees 51 crores. They appointed Messrs. Prey and Company, a chartered accountant firm, as the statutory auditor in its annual general meeting for 11 years. Is the manner of rotation of auditor applicable in case of Clue Limited or not? So, section 139(2) read with the company's audit and auditors rules 2014 का रूल नंबर 3 and 4, ठीक है, 4 and 5, वो कहता है कि आपको रोटेशन करना पड़ेगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी ऑडिटर का रोटेशन करना पड़ेगा इफ पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, या फिर सारी पब्लिक कंपनीज चाहे प्राइवेट कंपनी हो जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज बिलो 10 and 50, 50 इज फॉर प्राइवेट कंपनीज, 10 and 50 से पेड अप शेयर कैपिटल कम है बट देयर पब्लिक बोरोइंग्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। तो यहाँ पे पब्लिक बोरोइंग्स 51 करोड़ हैं, सो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन विल अप्लाई, राइट। वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेसर्स प्रे एंड कंपनी इज वैलिड, सो जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है दैट companies which are required to comply with the provisions of rotation of auditor, they cannot appoint an audit firm for more than a period of two terms of 5 consecutive years. After completion of their tenure, 5 years they cannot be appointed. They will be ineligible for a period of 5 years to be reappointed as the auditor after completion of their tenure. 5 years का जिसको हम cooling off period कहते हैं, right? तो यहाँ पे 11 years के लिए तो एक बार में नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, पहले फॉर 1 term of 5 consecutive years, देन अगेन फॉर 1 term of 5 consecutive years, उसके बाद 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, सो द अपॉइंटमेंट हियर इज इनवैलिड, वॉइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड एन ऑडिटर डिटर्मिन की ऑडिट मैटर्स एज पर SA 701 communicating key audit matters in the independent auditor's report? So question is regarding how will the auditor determine the key audit matters. So in determining the key audit matters, auditor को consider करना है which are the areas of हाई असेस्ड RMM, कौन से ऐसे एरियाज या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जहां पे ऑलरेडी ऑडिटर ने असेस कर लिया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, दैट इज ऑटोमेटिकली की ऑडिट मैटर। मैटर्स इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स ऑफ द ऑडिटर, जिनके कंप्यूटेशन कैलकुलेशन में भी मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व थी, तो वो वाली मैटर्स स्कैम हो जाती हैं। एंड significant events and transactions which took place during the reporting period, that these should be considered while determining CAM. Next question देखो, RJ Limited is in the business of trading of cycles having head office at Delhi and branch at Mumbai. Statutory audit of head office was to be done by CAD and statutory audit of branch at Mumbai was to be done by CAM. During the course of audit by CAD at head office, CAD wanted to visit the branch at Mumbai and verify the inventory records at Mumbai. The management of RJ Limited did not allow CAD to visit Mumbai office and verify the inventory record as the branch audit of Mumbai was conducted by CAM. मतलब यहाँ पे CAD is the main office का auditor, statutory auditor, CAM is the मुंबई का branch auditor, मतलब दिल्ली का auditor is D, मुंबई का auditor is M, जिसको हम SA 600 के हिसाब से CAD will be the principal auditor, CAM is the component auditor. So basically the question क्या है? Question is discuss the rights available with CAD, that is the principal auditor, in terms of Companies Act 2013.
तो बेसिकली ये राइट्स कंपनीज एक्ट 2013 में तो नहीं, एसए 600 में दी गई हैं। एसए 6 कंपनीज एक्ट का तो सेक्शन 143(8) टॉक्स अबाउट ब्रांच ऑडिटर का अपॉइंटमेंट वगैरह, ठीक है, ब्रांच ऑडिटर कौन बन सकता है एटसेट्रा। बट प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या राइट्स होगी, एसए 600 विच इज यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर में दी गई है। जनरली द प्रिंसिपल ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑडिटर। बट अगर ऐसी कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है कि प्रिंसिपल ऑडिटर को लग रहा है आई नीड टू विजिट द ब्रांच फिजिकली और आई नीड टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच, दे मे डू सो इफ दे कंसिडर नेसेसरी, इट इज देयर राइट। ऑल्सो उनको एडवाइस करना होगा कॉम्पोनेंट ऑडिटर को रिगार्डिंग द यूज ऑफ द वर्क दैट इज टू बी मेड, regarding any special considerations, any significant accounting, auditing or any statutory requirements, तो उनको component auditor यानी branch auditor को इसके लिए advise करना होगा, inform करना होगा। So आपको यही लिखना था basically कि इनकी right है ये, the management is over here not within their rights to restrict the auditor, the company auditor from visiting the branch. Next question देखो, you are appointed as statutory auditor of DEF Bank Limited for the year 1920. As an auditor, how will you verify provisions created by DEF Bank Limited? तो बैंक्स के अंदर में सबसे बड़ा प्रोविजन का जो फिगर होता है वो होता है प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। So we have to verify whether the RBI prudential norms have been complied with or not. We will check the asset classification, standard, substandard, doubtful, loss asset, whether they have been classified properly by the bank or not, because उनके बेसिस पे आपके प्रोविजन के अमाउंट्स विल बी कंप्यूटेड, राइट। सो वी नीड टू चेक दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द असेट। वी हैव टू रिकम्प्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस फॉर द एनपीएस। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अगर है तो उसकी कंप्यूटेशन विल चेक वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद इनकम टैक्स एक्ट और नॉट। देन इफ देर आर एनी अदर प्रोविजन से फॉर एनी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी एटसेट्रा, तो वो तो अगर सर्कमस्टांस हुई तो वील चेक अकॉर्डिंग टू द particular expense. अगर कोई legal statutory requirements are applicable, we will check that, we will verify the same. You are appointed, next question, as an auditor of cooperative society. State the special features of the cooperative audit to be borne in mind by the auditor concerning audit classification of society and discussion of draft audit report with the managing committee. तो specifically 2 points पूछा गया। ऑडिट क्लासिफिकेशन बताओ। सो इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर नीड टू अवॉर्ड और रिवॉर्ड अ क्लास rank to the cooperative society based upon the criteria which is issued by the registrar of cooperative societies, right? अब वो criteria से अगर cooperative society is not satisfied, they may appeal to the registrar to review the same. So आपको 2 पॉइंट यहाँ लिखने थे, एक तो कि रजिस्ट्रार की इशूड क्राइटेरिया के हिसाब से दे विल अवॉर्ड द क्लासिफिकेशन। इफ द सोसाइटी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लासिफिकेशन, दे मे अपील टू द रजिस्ट्रार। क्लियर? Discussion of draft audit report. So before finalizing the audit report, draft audit report need to be discussed with the managing committee. So the secretary of the cooperative society will organize or convene a meeting और वहाँ पे auditor will discuss the draft audit report. कोई भी minor corrections, minor misstatements वगैरह अगर है, that can be corrected and rectified. Mainly अगर policy related कुछ auditor का observations, remarks हैं, that need to be discussed in detail. Next question देखो। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 इज पूरा फ्रॉम ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज एंड ऑडिट ऑफ बैंक्स, ठीक है। द ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट एज ओल्ड एज ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, बट विद रैपिड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑडिट ऑफ रिसीट्स, टैक्स और नॉन टैक्स हैज कम टू स्टे। डिस्कस ऑडिट ऑफ रिसीट्स विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट। तो रिसीट्स के अंदर में ऑडिटर को क्या चेक करना है, दैट द रिसीट्स हैव बीन असेस्ड properly, the demands have been raised properly, correct assessment, regular assessment has been done or not, collection is proper or not, adequate rules and regulations have been established for the collection of such tax and non-tax receipts. वो जो procedure बनाए गए वो actual में follow होने चाहिए, so operating effectiveness of such rules and regulations need to be checked. Then अगर कोई भी demand ऐसा है जो properly raise नहीं हुआ तो उसके लिए क्या steps लिए गए हैं, correct accounting of the receipts is done or not, so verification of the correct accounting.
एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट्स विच लोकल बॉडीज में रिसीव। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 टाइप के ग्रांट्स होते हैं। जनरल पर्पस विच इज गिवन इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द receipts of the local bodies and the expenses of the local bodies. General purpose grants which can be used for any purpose. Specific purpose matlab which are given in order to achieve a specified purpose. And compensatory grants or statutory grants kya hote hain? Which are given for loss of revenue to the local bodies, which are given for loss of their revenue or their receipts. What is the function of audit while examining various rules, regulations and orders with regard to audit against rules and orders by CNAG? So this question is not asking us कि आप audit against rules and orders बताओ, या फिर इसके क्या कैटेगरीज होते हैं ये भी नहीं पूछा। यहाँ पे पूछा what is the function of audit, क्यों हम कर रहे हैं, हम क्या चेक करते हैं when we do the audit against rules and orders. So we check whether any rule, order or any any rules, regulations that have been framed are not inconsistent with the constitutional provisions or with provisions of other laws. They should be consistent with the general instructions which are given by the CNAG. If you remember section number 143, CNAG gives directions or issues directions to the auditor for the manner in which the audit should be conducted. Should not be inconsistent with the orders of the CNAG. The rules should not be conflicting with orders of other higher authorities. And अगर कोई स्पेशल ग्रांट मिला है, कोई स्पेशल ऑर्डर पास हुआ है, तो जो ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी है, द इशूइंग अथॉरिटी शुड एक्चुअली पोजेस द पावर टू इशू सच ऑर्डर. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट इज ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, बट व्हाट इज द फंक्शन, व्हाई इट इज बीइंग कंडक्टेड. क्लियर? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ थोड़े ट्रिकी थे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर वॉज अ वेरी वेल बैलेंस्ड वन. अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं फिर से कि सारे चैप्टर्स कवर हुए हैं, तो सिलेक्टिव स्टडी आपको बिल्कुल नहीं करनी है और हर एक पोर्शन पे आपको फोकस करना है. इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, उसी को बेसिस मान के हमने भी अपनी स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन किया. अगर आप चार्ट फॉर्मेट में पूरी बुक चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक चाहते हैं, तो यू कैन अवेल ऑफ आवर बुक विच इज़ अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी राइट नाउ. और बाकी की जानकारी तो आपको मिलते ही रहेगी. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए अगर कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है. पार्डन मी इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक इन इंटरप्रेटिंग एनी क्वेश्चन, बट आई हैव मेड माई बेस्ट एफर्ट्स कि मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया आपके साथ में. फिर भी अगर कोई डाउट हो, डोंट हेजिटेट, राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू. और आपको ये फाइल्स अगर डाउनलोड करनी है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. All the best for your exams. God bless you.